कानपुर मुठभेड़ में बड़ी खबर। यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया है। कानपुर मुठभेड़ में विकास के साथ वो शामिल था, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। कानपुर कांड में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है और ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे का अमर दुबे राइट हैंड था और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा की गई है। कानपुर मुठभेड़ में ये बड़ी खबर, यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर किया गया है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये कितने बजे हुई मुठभेड़? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, लगभग सुबह 4 बजे के आसपास मुठभेड़ हुई है और विकास दुबे का जो सबसे करीबी साथी था अमर दुबे, उसे एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसके पास से कई सारे असलहे और कागज भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और ये अमर दुबे वो साथी अपराधी था जो विकास दुबे का राइट हैंड था। उसके साथ लगभग सभी अपराधों में शामिल था और जिस दिन कानपुर में विकास दुबे के घर दबिश दी गई थी पुलिस की, उस दिन भी मौजूद था और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल था। पुलिस की तरफ से जो फोटोज जारी किए गए थे, लिस्ट जारी की गई थी वांटेड अपराधियों की, उस घटना में उसमें सबसे ऊपर अमर दुबे का नाम था और उसे आखिरकार आज एसटीएफ ने मुदहा हमीरपुर में मार गिराया और इसके कई साथियों की तलाश अभी भी चल रही है। मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने इसे मुठभेड़ में मार गिराया है। अर्पिता, अजीत रहिए आप हमारे साथ। वहीं कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा, लेकिन एसटीएफ के मुताबिक विकास दुबे फरीदाबाद से फरार हो गया है। बताया गया कि वो दिल्ली के आसपास किसी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था। विकास दुबे की तलाश के लिए एसटीएफ यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत कई दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस 3 से 4 के बीच में आई थी। उन्होंने आते ही कहा रूम चेक कराओ। कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी कि ऐसे ऐसे कोई बात है। वो सीधा आए कि अपने रूम चेक करवाओ। हमने रूम चेक करवाए, 4 से 5 रूम थे। ना ही उन्हें कोई ऐसा लगा कि ये गलत आदमी हैं या शक के तौर पे किसी से बात करी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी तफ्तीश करी अच्छी तरह, फिर वापसी चले गए। अजीत, अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि फरीदाबाद में कहा जा रहा था वो है लेकिन फरार हो गया, ये भी कहा जा रहा है इस बीच की कोर्ट जाकर वो सरेंडर कर सकता है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कल जो खबर आ रही थी कि विकास दुबे जो मुख्य आरोपी है वो किसी अदालत में दिल्ली के आसपास समर्पण कर सकता है, तो जिसको लेकर एसटीएफ ने सुरक्षा अदालतों के आसपास बढ़ा दी थी। और देर रात जो फरीदाबाद का एक गेस्ट हाउस से कहा जा रहा था कि वहां ये आरोपी पहुंचा था, लेकिन पुलिस टीम पहुंची, छापेमारी की गई, वहां से तब तक ये निकल चुका। और कहा जा रहा है कि जो आसपास के इलाका हो, चाहे मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली, यूपी, सभी जगह एसटीएफ की जो छापेमारी है वो चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देश है किसी भी कीमत पर जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी है विकास दुबे, उसे ढूंढ कर निकालना है। लिहाजा आज पुलिस के हाथ से वो जरूर फिसल गया, लेकिन एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए देश के कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रहे हैं और उस राज्य की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फिलहाल आज एसटीएफ के हाथ से जरूर वो फिसल गया है, लेकिन अभी भी एसटीएफ की जो छापेमारी है देश के कई राज्यों में जारी है। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने कानपुर कांड के मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया और ये बताया जा रहा है कि इनका संबंध कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे से हो सकता है। बीती रात छापेमारी के बाद 2 लोगों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से अभी इनकार किया है, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम की गाड़ी दफ्तर के पास पहुंची तो उसमें 2 लोग जरूर बैठे दिखाई दिए। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में यूपी एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के शहडोल में भी छापेमारी की। विकास दुबे के शहडोल में छिपे होने की भी जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम वहां पहुंची। शहडोल में विकास दुबे का साला राजू निगम रहता है। राजू निगम के घर पर मौजूद न होने पर एसटीएफ की टीम उनके बेटे आदर्श को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस बीच राजू निगम ने एसपी दफ्तर में पहुंचकर पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। साथ ही दावा किया कि उसका विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है। मैं 15 साल से कानपुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं। मैं 15 साल पहले वहाँ से सब छोड़ के चला आया था। मेरा लड़का दुकान में बैठा था, उसको यूपी की एसटीएफ की टीम आई और उसको पकड़ के ले गई। मेरा मोबाइल पुलिस के पास है, वो कॉल डिटेल अब से नहीं 10 साल पुरानी पता कर ले कि मैंने विकास दुबे से बात कब की है। रॉजर फेडरर अगले साल तक फिट हो सकते हैं।
स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने अगले साल तक पूरी तरह फिट होने की उम्मीद जताई। फेडरर घुटनों की सर्जरी के बाद से अपने घर पर परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वजह से दाखिले की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक जवान शहीद हो गया। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के अलावा उसके फरार 15 साथियों की तस्वीरें भी जारी कर दी। इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो धोनी के बाल काटते दिखाई दिए। अकाली दल ने पंजाब सरकार पर कोरोना के बीमा के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देकर राज्य के सहकारिता विभाग में गड़बड़ी की बात कही और आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कोरोना इंश्योरेंस के नाम पर बड़ी ठगी की है। उन्होंने एक नई और छोटी कंपनी को सहकारिता विभाग के 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों का बीमा करने का टेंडर दे दिया, जबकि विभाग के सीनियर अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि इससे पॉलिसी लेने वालों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था IRDA के दिशा निर्देशों की अनदेखी होती है। लेकिन आरोप है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विभाग के आला अधिकारियों की बात नहीं मानी और अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। अकाली दल का कहना है कि केंद्र सरकार पहले ही डॉक्टरों और फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक सहायता की बात कह चुकी है। ऐसे में राज्य के सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का अलग से बीमा कराने की क्या जरूरत थी। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से घोटाले के आरोपों को गलत ठहराया गया। तो इस पे अगर सिंगल बेड पे फैसला लिया है तो मंत्री का अधिकार है। नहीं, मंत्री का अधिकार है। उन्होंने कोई अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं किया। मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक किया। भोपाल में कोरोना मरीज को सड़क पर छोड़ने के आरोप की जांच का आदेश दे दिया गया। आरोप है कि वहां के एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे अस्पताल के बाहर जमीन पर छोड़ दिया, क्योंकि मरीज की हालत गंभीर थी। इस पूरे मामले में जब अस्पताल के बाहर लगी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई तो उसमें नजर आया कि पीपीई किट पहने 2 स्वास्थ्य कर्मियों ने एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे एक शख्स को बाहर निकाला और फिर उसे उठाकर अस्पताल के बाहर जमीन पर लावारिस हालत में छोड़ दिया। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि कोरोना मरीज की मौत उस वक्त हुई थी या बाद में। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। प्रेफर किया गया तो उसके ट्रांसफर के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम हैं जो समय समय पर जारी होते हैं। क्या उन नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया, इसमें किसी के पार्ट पे क्या लैप्सेस रहे, ये सभी विषय जो हैं ये इंक्वायरी में सामने आएंगे। पूर्वी चीन में एक स्कूटर सवार एक ट्रक के नीचे आ गया। सड़क पर फिसलन होने की वजह से उसका स्कूटर ट्रक के सामने ही फिसल गया और वो तेजी से मुड़ रहे ट्रक के नीचे आ गया। इससे पहले वो ट्रक एक तरफ को मुड़ता नजर आया। ठीक इसी वक्त एक स्कूटर सवार भी वहां पहुंचा, लेकिन ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में वो सड़क पर ही गिर पड़ा। स्कूटर से गिरने के बाद वो ट्रक के नीचे आ गया। हालांकि ट्रक के पहियों की चपेट में आने से ठीक पहले उसने पीछे की तरफ छलांग लगाई और ट्रक से दूर हट गया। मौत को कुछ इंच से चकमा देने के बाद वो फिर उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो कोरोना वायरस को साधारण फ्लू बताकर लगातार इसके खतरे को कम आंक रहे थे। बोल्सोनारो कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि कोरोना वायरस ज्यादा प्रभावित करने वाला नहीं है और अब आखिर में वो खुद इस खतरनाक वायरस से शिकार हो गए हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बीएससी के एक छात्र ने गरीब बच्चों को पढ़ाने की मुहिम शुरू की और एक झोपड़ी को ही क्लासरूम में बदल दिया। यहाँ पढ़ाई कर रहे सभी छात्र मास्क में नजर आए और उन्होंने कोरोना के बचाव के लिए एक दूसरे से जरूरी दूरी भी बना रखी थी। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। यही वजह रही कि गरीब बच्चों की मदद के लिए एक छात्र ने उनके बीच जाकर पढ़ाने की पहल की। ज़रूरी थी क्लास इस तरीके की शुरू होनी, क्योंकि घर पे ना नेटवर्क आता है, ना कोई स्मार्टफोन है और ना इस तरीके से कोई कंप्यूटर है जिससे कि पढ़ाई कर सके। तो इस वक्त ये आप देखिए किस तरीके से क्लास को तैयार किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 100 टीमों को काम पर लगाया गया। इन्हीं में एक टीम कानपुर के बिकरू गांव पहुंची, जो विकास दुबे का गांव है, और उसके गांव में पहुंचते ही पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया।
गांव के चप्पे चप्पे को खंगाला गया और वहां के हर घर की तलाशी ली गई। विकास दुबे को दबोचने के लिए बिकरू गांव को छावनी में बदल दिया गया, लेकिन पुलिस को वहां उसका कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इसी तलाशी अभियान में पुलिस को बंद पड़े कुछ मकानों के अंदर से देसी बम जरूर मिले। पुलिस ने आगे की जांच के लिए उन बमों को अपने कब्जे में ले लिया। बिकरू गांव में उसका इस तरीके का काला साम्राज्य था कि हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार था। हर किसी की छत पर बम थे, हर किसी की छत पर असलहे थे। कानपुर कांड के फरार आरोपी विकास दुबे की तलाश के लिए पुलिस की कुछ टीमों ने यूपी के और भी कई इलाकों में अभियान चलाया, ताकि किसी भी कीमत पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी को पकड़ा जा सके। पुलिस को ऐसी भी खबर मिली थी कि विकास दुबे कानपुर से भागकर बिजनौर में छिपा हो सकता है। इसलिए बिजनौर में भी पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। बिजनौर के कई इलाकों में हथियारबंद पुलिस के जवान विकास दुबे को पकड़ने के लिए तैनात नजर आए। हालांकि उसके बिजनौर में होने की खबर भी कुछ देर में ही हवा हो गई। चेकिंग की गई शाम तक और ये गलत पाई गई सूचना। विकास दुबे की तलाशी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर भी पुलिस ने अभियान चलाया। वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली गई। मास्क पहनकर कहीं वो पुलिस को चकमा न दे दे, इसलिए गाड़ियों में सवार लोगों के मास्क उतरवाकर उनका चेहरा भी देखा गया। यमुना एक्सप्रेसवे के ही एक टोल प्लाजा पर विकास दुबे के बड़े बड़े पोस्टर लगे भी नजर आए, ताकि लोग उसका चेहरा अच्छी तरह पहचान जाएं और उसके बारे में पुलिस को खबर कर सकें। लेकिन लंबे तलाशी अभियान के बाद भी कुख्यात हिस्ट्री शीटर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस बीच सूत्रों से पता चला कि कानपुर से भागने के बाद विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की संभावना है और इसीलिए यूपी पुलिस की 2 टीमें उसे पकड़ने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। सूत्रों ने यह जानकारी भी दी कि दिल्ली में ही विकास दुबे आत्मसमर्पण भी कर सकता है, इसलिए पुलिस ने दिल्ली की अदालतों के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गांव में लोगों को एक बिल से कोबरा के 100 से ज्यादा बच्चे मिले। लोगों ने कोबरा के उन सभी बच्चों को एक बड़े बर्तन पर रखकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। बताया गया कि गांव के किसान के घर के पास बने बिल से ये कोबरा के बच्चे लोगों को मिले और उन्होंने सांप के बच्चों को जंगल में छोड़ने के बजाय एक बर्तन में रख दिया। बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में कोबरा के बच्चों को देखकर गांव वालों ने इसे चमत्कार समझा और सावन के महीने में सांप का दिखना शुभ मानते हुए उनकी पूजा शुरू कर दी। हालांकि जब इस बात की खबर वन विभाग को लगी तो उन्होंने तुरंत कोबरा के सभी बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। तो स्टाफ ने उसको जब्ती में लिया और जंगल छोड़ने की कार्रवाई चल रही है। कोरोना संकट में 3 महीने बाद क्रिकेट की शुरुआत होगी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसी के साथ कोरोना वायरस संकट के बीच करीब 3 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूरे राज्य के सभी शेल्टर होम में रह रहे बच्चों की कोरोना वायरस जांच से जुड़ी रिपोर्ट मांगी। कुछ वक्त पहले कानपुर के एक शेल्टर होम में कई बच्चों को कोरोना वायरस होने की खबर आई थी। साथ ही वहां 5 नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने की बात भी सामने आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर सड़क बनाने वाले बीआरओ के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सीमा के पास चल रहे सड़क बनाने के काम की जानकारी ली। जोधपुर के एक अस्पताल पर वहां भर्ती 4 बच्चों को एक्सपायर हो चुका ग्लूकोज चढ़ाने का आरोप लगा। राहत की बात यह रही कि बच्चों की हालत ठीक है। अब इस मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन ने एक कमेटी बना दी। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए उन्हें बधाई दी। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बीती रात पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल भी हो गया। गिरफ्तार बदमाश विक्रम के पास से चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ। मुठभेड़ के दौरान विक्रम का दूसरा साथी फरार हो गया। ये चेरी काउंटी चौकी के पास चेकिंग करते हुए पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। पुलिस के ऊपर इन्होंने फायरिंग करी। पुलिस ने अपने बचाव में इनके ऊपर वापस फायरिंग करी तो एक के पैर में गोली लगी है। दूसरा जो व्यक्ति था विशाल, वो मौके का फायदा लेकर अंधेरे में निकल गया है। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना मरीजों के क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी की शिकायत मिलने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भड़क गए। राजस्थान के कई क्वारंटीन सेंटरों से गंदगी, लापरवाही के साथ ही घटिया खाने की शिकायत आ रही थी। ऐसी ही शिकायत मिलने के बाद कैलाश चौधरी बाड़मेर के एक सेंटर पहुंचे तो क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मरीज उन्हें देखते ही शिकायतों का पिटारा लेकर कमरों से बाहर निकल आए। मरीजों ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद अधिकारी शिकायत करने पर उन्हें धमकाते हैं।
ये सुनते ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। धमकी देते हो, झूठ पड़ेगा ना। मंत्री के ऐसे तेवर देख वहां मौजूद अधिकारी सख्ते में आ गए। तभी एक मरीज उन्हें मिला खाना दिखाने के लिए सबके सामने आ गया। मरीजों को मिले खाने को देखकर केंद्रीय मंत्री बिफर पड़े। बेचारे छोटे छोटे बच्चों ने बुलेट में से पहले पैसे निकाल के इस कोविड के अंदर दिए जी, और पीएम को दिए, मुख्यमंत्री की सहायता और हम खाने में लगे हुए हैं। मौका मिला तो अपना दर्द सुनाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले मरीज भी बाहर निकल आए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वार्ड की हालत देखने की अपील की। कैलाश चौधरी ने भी अधिकारियों को मरीजों की देखभाल में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की नसीहत दी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में लापरवाही की वजह से शव बदलने का मामला सामने आया। आरोप है कि एम्स के स्टाफ की लापरवाही से एक मुस्लिम परिवार की महिला जिसकी मौत कोरोना की वजह से हुई थी, उसे हिंदू परिवार को दे दिया गया, जबकि हिंदू परिवार को मुस्लिम परिवार की महिला का शव दे दिया गया। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुस्लिम परिवार ने इस मामले की एम्स प्रशासन के साथ साथ पुलिस से भी शिकायत की। एम्स ने अब इस मामले में जांच का भरोसा दिया। इन्होंने मुझे 9 बजे बुलाया, बोले ये पर्ची ले जाओ और जब जैसे ही कब्र तैयार हो जाए वैसे ही मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं बॉडी लेके आ जाऊँगा। अब जैसे ही कब्र तैयार हुई मैंने इन्हें फ़ोन किया, ये बॉडी लेके आए, मगर मैंने पूरी किट पहन के बावजूद भी उनका चेहरा खोलने नहीं दे रहे थे। अब मैंने जब चेहरा देखा तो मेरी सिस्टर थी नहीं, तो मैंने उनसे कहा था मैंने कि ये कौन है। उसके बाद मैंने उस पर वाइट पे इसमें नाम लिखा देखा तो कोई हिंदू लेडीज़ थी। ये वो हमसे बात कर रहे हैं और जो है रिलेशंस को हम पर्सनली मिले भी हैं, उनसे बात भी करी है और उन्होंने जो भी कंप्लेंट दी है उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। कोटा में एक बार फिर टिड्डियों ने हमला कर दिया। राजस्थान के कोटा में एक बार फिर टिड्डियों के हमले ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 36 घंटे में 24 कोरोना के मरीज मिले। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुल बह जाने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी में बढ़े जलस्तर से 34 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश विक्रम को पकड़ा, जबकि बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बिहार के बांका में आसमानी बिजली गिरने से 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। चीन के ये इलाके पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में। जहां लगातार भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहता दिखाई दिया। सबसे खराब हालात चोंगचिंग इलाके में दिखे, जहां एक नदी पर बनाया जा रहा पुल सैलाब में ही बह गया। तेज लहरों में पुल तिनकों की तरह तैरता नजर आया। एक हाईवे का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया और पानी उसके बीच से बहता दिखाई दिया। तेज बहाव में ऐसी कई सड़कें बर्बाद हो गईं। बाढ़ की वजह से बांधों के गेट खोलने पड़े, लेकिन उससे मुसीबत और बढ़ गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां उसी में डूब गईं। लोगों के मकानों में भी पानी भर गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। हालात बिगड़ते देख बचाव के लिए सेना तैनात करनी पड़ी। बाढ़ में फंसे लोगों को नावों और रस्सियों की मदद से निकालने का काम शुरू किया गया। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट केवी कामत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को देश की जरूरत बताया। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया। If you look at trade and cultural, in agricultural commodities have been freed up considerably. Coal mining, even railways have been opened up. How do you see this in the backdrop of a clarion call by the Prime Minister for an Atmanirbhar Bharat? I think absolutely spot on. I think Atmanirbhar is the call of the day. It is making, in one phrase, if I were to put it, ease of doing business. Can we revisit this whole platform of ease of doing business? I'm sure industry leaders will work with the government on this front, and that will truly be a big step towards Atmanirbhar. खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से गैंगस्टर विकास दुबे फरार हो गया। विकास दुबे के साथी अमर दुबे को एसटीएफ ने यूपी के हमीरपुर में मार गिराया।
विकास दुबे की तलाश में छापेमारी के दौरान फरीदाबाद से 2 लोग हिरासत में लिए गए। विकास दुबे के मामले में चौबेपुर थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर। विकास दुबे केस में एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी का नाम आने पर उनका तबादला किया गया। पीछे हटने के बावजूद चीन ने अपनी चौकियों पर अत्याधुनिक हथियार तैनात कर दिए। गलवान घाटी की ताजा तस्वीरों में चीन की सेना पीछे हटी हुई दिखाई थी। पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई। अमेरिका ने छात्रों के लिए वीजा नियमों में थोड़ा बदलाव किया। शरद पवार ने सहयोगी दलों में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों के छिपाकर रखे गए हथियार बरामद हुए। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में मलेशिया के 122 नागरिकों को जमानत मिली। मुंबई के धारावी में 24 घंटों में सिर्फ 1 कोरोना मरीज मिला। एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर लापरवाही से शव बदलने का आरोप लगा। चीन ने अमेरिका पर दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों को भड़काने का आरोप लगाया। मुंबई में आज फिर हाईटाइड की चेतावनी, करीब 5 मीटर लंबी लहरें उठ सकती हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमरनाथ गुफा में मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई। गलवान घाटी और एलएसी के 2 इलाकों से भले ही चीन की सेना पीछे हट गई हो, लेकिन लद्दाख के एक इलाके में अब भी कुछ चीन के सैनिक मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना लद्दाख की पेंगोंग झील के फिंगर 4 में अब भी मौजूद है और अभी तक चीनी सेना ने वहां से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। हालांकि चीन ने वहां अपने सैनिकों का जमावड़ा थोड़ा कम कर दिया है। एक दिन पहले गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना के पीछे हटने की खबर आई थी, लेकिन जिस पेंगोंग झील पर लंबे वक्त से तनाव चल रहा है, वहां से चीनी सेना पीछे नहीं हटी। बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के लोगों ने तूफान पीड़ितों को मिलने वाली राशि के लिए खूब हंगामा किया। आरोप है कि लोगों की मदद के लिए जो सरकारी फंड आया उसमें गड़बड़ी की गई, जिससे नाराज टीएमसी के सैकड़ों लोगों ने धर्मपुर पंचायत दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया। हाथों में पार्टी का झंडा पकड़े इन लोगों ने पंचायत ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, वहां इकट्ठा भीड़ में कई लोग पुलिस के सामने गेट को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। हालात को संभालने के लिए घटना वाली जगह पर पहुंची पुलिस के साथ भी लोगों ने धक्का मुक्की की। हंगामे के बीच दफ्तर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी कई घंटों तक बंधक बने रहे। कानपुर मुठभेड़ मामले में शहीद देवेंद्र मिश्र की घटना से पहले लिखी चिट्ठी के बाद जांच तेज कर दी गई। इस सिलसिले में नई जांच अधिकारी लक्ष्मी सिंह शहीद डीएसपी के दफ्तर भी पहुंची। शहीद देवेंद्र मिश्र ने घटना से पहले एक चिट्ठी में चौबेपुर थाने के एसएचओ और कुख्यात बदमाश विकास दुबे की मिलीभगत के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के लिए लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र के दफ्तर पहुंची। इस पूरी कार्रवाई में जरूरी दस्तावेज और एक हार्ड ड्राइव समेत कई चीजें जब्त कर ली गईं। बताया जा रहा है कि ये हार्ड डिस्क उसी कंप्यूटर की है जिससे शहीद देवेंद्र मिश्र ने वहां के एसएसपी रहे अनंत देव को चिट्ठी लिखी थी। अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी टीमें यहाँ पर बनी हुई है, फोरेंसिक टीमें बनी हुई है, ताकि इस पहलू की हर एक कड़ी को जोड़ा जाए। जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंची। हालांकि मामले की जांच कर रही लक्ष्मी सिंह ने चिट्ठी की बात पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या कुछ सबूत मिले हैं ऐसे मैम? ये लेटर जो लिखा गया था वो क्या यहीं से लिखा गया था? नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। इस मामले में शहीद देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी सामने आने के बाद से कई पुलिसकर्मियों की भूमिका शक के घेरे में है। बताया जा रहा है कि कानपुर के चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन और शिवराजपुर थाने के 200 से ज्यादा पुलिस वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसा शक जताया जा रहा है कि ये पुलिस वाले घटना से पहले विकास दुबे के संपर्क में थे और उसके मददगार बनकर काम कर रहे थे। चौबेपुर थाने के निलंबित एसएचओ विनय तिवारी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विनय तिवारी का जिक्र शहीद देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी में भी है। आरोप है कि उसके और विकास दुबे के बीच सांठगांठ थी और मुठभेड़ की मुखबिरी का आरोप भी अब विनय तिवारी पर लग रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने मलेशिया के 122 नागरिकों को शर्तों के साथ जमानत दी थी। इन लोगों पर नियमों को तोड़ते हुए दिल्ली में मरकज में शामिल होने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि जब तक केस खत्म नहीं होगा ये लोग अपने देश मलेशिया वापस नहीं जा सकते। सुनवाई के दौरान मलेशिया उच्चायोग के अधिकारी भी मौजूद थे। चाइना मास्टर्स और डच ओपन टूर्नामेंट रद्द हो गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कोरोना वायरस की वजह से चाइना मास्टर्स और डच ओपन टूर्नामेंट को भी रद्द कर दिया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में 1600 कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों पर अपना पता और मोबाइल नंबर गलत देने का आरोप लगा।
अब जिला प्रशासन इन लोगों की तलाश कर रहा है। फिलहाल सभी निजी लैब को मरीजों की सही और पूरी जानकारी रखने की हिदायत दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर उन सभी लोगों से संपर्क किया जा सके। हमारे यहाँ पर काफी लोग मिले नहीं, उसके बाद पुलिस की हेल्प भी हम ले रहे हैं ताकि उन लोगों को ढूंढ पाएं कि वो कहाँ के वासिंदे हैं। यूपी के मंत्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय और राम नरेश अग्निहोत्री ने झांसी और कानपुर में शहीद पुलिस वालों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर की नींव ढहाए जाने पर लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। 25 साल तक एथलेटिक्स के मुख्य कोच रहे बहादुर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोरोना वायरस की वजह से वरिष्ठ नागरिकों के आने जाने पर लगी रोक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम के दावों की पोल खुल गई, क्योंकि थोड़ी देर की बारिश में ही शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। और वहाँ जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक तस्वीर में सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियाँ रेंगती दिखाई दी। कुछ जगहों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भरा नजर आया। देखने में ऐसा लगा कि मानो सड़क पर नदी बह रही हो। सड़क से गुजर रही गाड़ियां और मोटरसाइकिलों के टायर आधे से ज्यादा डूबे दिखे। कई बाइक तो सड़क पर भरे पानी की वजह से बंद पड़ गईं, जिसके बाद लोग उसे धक्का देकर ले जाते दिखाई दिए। जयपुर के अंदर बारिश से सड़कें नदियां बन चुकी है और अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त ये हम इस वक्त सिविल लाइन फाटक के पास वाली रोड पे खड़े हैं और सामने की तस्वीर देखिए कि कितनी मुश्किल आ रही है। एक आदमी तो सड़क पर जमा हुए बारिश के पानी में बैठा नजर आया, जबकि उसके आसपास से गाड़ियां गुजरती रहीं। इसके बाद वो वहीं लेट भी गया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो आदमी वहां से चला गया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी सड़क पर पानी जमा होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शेल्टर होम में रह रहे बच्चों की कोरोना जांच के बारे में योगी सरकार से ब्यौरा मांगा। अदालत ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के शेल्टर होम में रह रहे बच्चों के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों की कोरोना जांच के बारे में पूछा और सवाल किया कि जांच के बाद कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। यही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कानपुर के शेल्टर होम का भी जिक्र किया, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि वहां कई बच्चे कोरोना का शिकार बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 10 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां नीलम और झेलम नदी पर गैर कानूनी तरीके से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर बांध बना रहा है, जिससे वहां के लोगों में काफी गुस्सा है। यही वजह रही कि बांध बनाने का विरोध करने के लिए कई लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। हाथों में पोस्टर लिए लोगों ने शहर की सड़कों पर रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद के लोगों से बांध बनाने के विरोध में खड़े होने की अपील भी की। इस प्रदर्शन में वहां के कई संगठनों के लोग शामिल हुए और बांध के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की उन लोगों ने चेतावनी दी। उपजाऊ कमेटी को काला प्रोजेक्ट की तरफ मार्च करना चाहिए जब तक वो काला प्रोजेक्ट बंद नहीं होता। कानपुर मुठभेड़ में बड़ी खबर, यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे के साथी का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया है। कानपुर मुठभेड़ में विकास के साथ वो शामिल था। कानपुर कांड में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये लिस्ट बनाई गई थी जिसमें सबसे ऊपर नाम अमर दुबे का ही था, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है बड़ी ये हमीरपुर के मौदाहा क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। विकास दुबे का साथी इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया। कौशाम्बी में रास्ते के विवाद में हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रास्ता बनाने के विवाद में एक आदमी की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में लोगों को एक बिल से कोबरा के 100 से ज्यादा बच्चे मिले। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। ब्राजील के राष्ट्रपति को कोरोना हो गया। उत्तर प्रदेश के शामली में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। एमपी के मांडला में धान की बोरियां चोरी करने के आरोप में ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ और दिन
सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले 2 दिन में ही सौराष्ट्र और कच्छ में पूरे सीजन की करीब 27% बारिश हो चुकी है। सीमा पर चीन से जारी तनाव को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस कड़ी में लद्दाख स्काउट्स के जवान चीनी सेना की हर चुनौती का सामना करने के लिए सीमा पर कड़ा अभ्यास करते नजर आए। जवानों ने मुश्किल रास्तों से गुजरने और दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने का भी अभ्यास किया। साथ ही ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों के हमले को नाकाम कर उनके बंकरों पर कब्जा करने के लिए ये जवान ट्रेनिंग करते दिखे। इसके अलावा हर तरह के मौसम से निपटने के लिए भी ये जवान खुद को तैयार करते नजर आए। बादलों के बीच पहाड़ों में रेंगते हुए दुश्मन की तरफ किस तरह से लद्दाख स्काउट के ये जवान बढ़ रहे हैं और दुश्मन पर बिना पलक झपके ही हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत के बाद अब अमेरिका भी चीन के कई ऐप पर बैन लगाने की तैयारी में है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीन के कई दूसरे ऐप पर जल्द ही बैन लगाएगा। पोम्पियो पहले ही टिकटॉक जैसे ऐप को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने चीन के 59 ऐप पर रोक लगाने के भारत के फैसले का समर्थन भी किया था। चीन के बाहर अमेरिका टिकटॉक का दूसरा बड़ा बाजार है। वहां अभी करीब 4.5 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पहले नंबर पर भारत था, जहां करीब 20 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे। हालांकि भारत में अब इसे बैन कर दिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस को कम करने का फैसला लिया, जिसका फायदा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी। इस संबंध में कुछ दिन पहले उन्होंने जानकारों से भी सुझाव मांगे थे, जिसका मकसद कोरोना संकट में छात्रों के ऊपर से पढ़ाई के बोझ को कम करना था। पंजाब के मोहाली में अकाली दल के प्रदर्शन में कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई और लोगों ने एक दूसरे से 2 गज की दूरी नहीं बनाई। ये प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम का विरोध करने के लिए हुआ, जिसमें शामिल हुए अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने के नियम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। प्रदर्शन में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए, जिनके भाषण के दौरान लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े नजर आए। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर एक दूसरे के साथ ग्रुप फोटो खिंचवानी शुरू कर दी। इस दौरान एक दूसरे से दूरी बनाना तो दूर की बात, कई लोगों ने तो चेहरे से मास्क भी हटा दिया। यहाँ पर आप देखिए कितनी भारी तादाद में सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से ध्वजा उड़ाते हुए यहाँ पर अकाली दल के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है और किसी भी तरह का जो सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद प्रदर्शन का आयोजन करने वाले पार्टी विधायक NK शर्मा ने भी गलती मानी और कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियम टूटने पर माफी मांगी। ये इनडिसिप्लिन हुआ, उसकी मैं माफी भी मांगता हूँ। प्रॉब्लम भी आई है थोड़ी, लेकिन हमने सैनिटाइजर भी लगाए हुए थे, राउंड्स भी लगाए हुए थे। बिहार में 50 वीवीआईपी लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 650 वीआईपी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इस लिस्ट में मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज किया गया। खबर ये भी कि हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गेस्ट हाउस में भी शिफ्ट हो सकते हैं। इंदौर में पेंटिंग के जरिए कलाकारों ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ कलाकारों ने लोगों को पेंटिंग के जरिए कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने मठ की जमीन से भूमाफियाओं का कब्जा हटवाया। अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले में टॉप आए छात्रों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के काशगंज में जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल हो गया। सभी पर शराब पीकर डांस करने का आरोप है। राजस्थान के करौली में टिड्डियों ने हाल ही में बोई गई बाजरे की फसल को बर्बाद किया। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत को लेकर 2 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। कामगारों के
ईपीएम में सरकार की तरफ से पैसा डालने की योजना 3 महीने और बढ़ाई जा सकती है। कृषि क्षेत्र के लिए भी 1 लाख करोड़ के पैकेज का फैसला हो सकता है। साथ ही गरीब अन्न कल्याण योजना को नवंबर तक जारी रखने पर मुहर लग सकती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 30 किलो से ज्यादा सोने की बरामदगी के मामले में विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री पी विजयन आ गए। कांग्रेस ने सोने की तस्करी में मुख्यमंत्री कार्यालय का हाथ बताकर सीबीआई जांच की मांग की और 3 दिन पहले मालवाहक विमान से पहुंचे सामान में सोने की खेप मिली थी। आरोप है कि इसे संयुक्त अरब अमीरात से तिरुवनंतपुरम के वाणिज्य दूतावास भेजा गया। हालांकि दूतावास ने सोने की खेप को अपना मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जांच से जुड़े कस्टम्स विभाग के अधिकारियों ने अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। बताया गया कि कस्टम्स विभाग के अधिकारियों को सोने की तस्करी के बारे में पहले ही भनक लग गई थी, इसलिए इस खास कार्टन को जांच के लिए बाकी सामान से अलग ले जाया गया। कार्टन खोलने पर इसके अंदर बिस्किट के पैकेट जैसे कई छोटे डिब्बे मिले। इन डिब्बों के अंदर भी एक डिब्बा दिखा जिसे एक कर्मचारी ने छेनी और हथौड़े की मदद से काटा, जिसे खोलने पर सोना निकला। चूंकि सोने की तस्करी से जुड़े इस मामले के तार मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी से जोड़े जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। The Chief Minister's office and his secretary is involved in this smuggling case. लेकिन जैसे ही इस मामले में मुख्यमंत्री के दफ्तर का नाम आया, सीएम पी विजयन ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने दावा किया कि सोने की तस्करी से जुड़े लोग कानून से नहीं बच पाएंगे। बताया गया कि इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात में तिरुवनंतपुरम के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी सरित कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। कस्टम्स विभाग का दावा है कि सोने से भरे कार्टन पर स्वप्ना सुरेश नाम की एक महिला ने अपना दावा किया था, जो फरार है। स्वप्ना सुरेश केरल सरकार की एक कंपनी में काम करती थी। आरोप यह भी लगा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से एक अधिकारी ने कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही यह बात सामने आई, आरोपी अधिकारी को पद से हटा दिया गया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दोबारा लॉकडाउन लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों ने वहां की संसद का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहां पर कोरोना के नए मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिर से पाबंदी लगाने का फैसला किया गया, जिसे कुछ दिनों पहले हटा लिया गया था। लेकिन सरकार के इस कदम के विरोध में हजारों की संख्या में लोग संसद के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। सरकार के फिर से लॉकडाउन लागू करने के फैसले के खिलाफ वो वहां नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और संसद के अंदर जबरन घुसने की कोशिश भी करते नजर आए, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग बाहर खड़े होकर तालियां बजाते हुए अपने गुस्से का इजहार करते दिखे। साथ ही लाल रंग की रोशनी जलाकर उन्होंने इस फैसले पर अपना विरोध जताया। इस पूरे हंगामे के बीच एक आदमी वहां पर देश का झंडा भी लहराता दिखाई दिया। संसद के बाहर लोगों की भीड़ इस कदर जुटी थी कि पुलिस भी उन्हें काबू नहीं कर पाई। पंजाब के मोहाली में खेले गए एक मैच को श्रीलंका युवा T20 प्रीमियर लीग का मैच बताने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को शिकायत भेजी थी, जिस पर पंजाब पुलिस ने चौंकाने वाला दावा करते हुए बताया कि मोहाली में कुछ दिनों पहले एक मैच खेला गया था और इस मैच का लाइव प्रसारण कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया और लाइव प्रसारण यह बताकर किया गया कि यह मैच लंका युवा T20 प्रीमियर लीग के तहत खेला जा रहा है। खिलाड़ियों ने मास्क पहने थे, इसलिए लोग धोखा खा गए। दावा है कि फर्जी मैच कराकर आरोपियों ने सट्टे से करोड़ों रुपए की कमाई कर ली, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से शिकायत के बाद आरोपियों को दबोच लिया गया। जो खिलाड़ी यहाँ पर खेलते थे उन्हें श्रीलंका क्रिकेट लीग की जो टीमें हैं उनकी यूनिफॉर्म पहना दी जाती थी, चेहरे पर मास्क लगा दिया जाता था, सांवले रंग के खिलाड़ी लिए जाते थे ताकि ये लगे कि मैच श्रीलंका में हो रहा है। लेकिन ये मैच श्रीलंका में नहीं होता था, बल्कि पंजाब के मोहाली के इस सवारा गांव में होता था। राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डियों को खत्म करने के लिए ड्रोन से दवा का छिड़काव किया गया। पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने की वजह से जिले में टिड्डी दलों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। और यही वजह रही कि जिले के एक इलाके में टिड्डियों ने जब हमला किया तो उन्हें खत्म करने के लिए प्रशासन ने उन पर ड्रोन से दवा का छिड़काव किया। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में 2 ड्रोन आसमान से टिड्डी दलों पर केमिकल का छिड़काव करते दिखे।
इसके बाद टिड्डियों का दल वहां से भागता भी दिखाई दिया। एक दूसरी तस्वीर में ट्रैक्टर पर रखी स्प्रे करने वाली मशीन की मदद से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर डेरा जमा चुकी टिड्डियों के झुंड पर केमिकल का छिड़काव किया गया, जिसके बाद लाखों की संख्या में वहां टिड्डियां मरी हुई दिखाई दी। बाड़मेर की तरह करौली में भी टिड्डियों ने हमला कर फसलों को नुकसान पहुँचाया। वहां से आई एक तस्वीर में अपनी फसल को टिड्डी दलों से बचाने के लिए किसान बर्तन और ताली बजाकर उन्हें भगाते नजर आए। इसी तरह कुछ लोग थाली पीटकर टिड्डियों को भगाते दिखे। आंध्र प्रदेश में शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में शराब की दुकान खुलने से नाराज महिलाओं ने हंगामा किया। यूरोप के देश चकिया में हुए एक ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस को बैग से एक महिला का शव मिला। ओडिशा के गंजम में जगन्नाथ मंदिर परिसर से 10 फीट के एक कोबरा सांप के निकलने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में बदमाशों ने एक भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने कानपुर मुठभेड़ मामले से तार जुड़ होने के शक में 2 लोगों को हिरासत में लिया। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के राजन बाबू टीबी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 3 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया और अस्पताल के गेट पर खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल कई लोग पोस्टर लिए नजर आए, जिन पर नगर निगम के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में खूब नारेबाजी भी की। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना के संकट में भी उन्हें वक्त पर वेतन नहीं दिया गया। बड़ी दुख की बात है, ये बताना पड़ रहा है। हमें हर महीने सैलरी के लिए फाइट करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी सामने आए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को जल्द वेतन देने का भरोसा दिया। जितने भी हमारे हॉस्पिटल है या हमारे और जो कर्मचारी हैं वो भी सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या का समाधान हम जल्दी निकालने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक चोर एक आदमी के 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पैसे मोटरसाइकिल पर टंगे एक थैले में रखे हुए थे, जिसकी भनक चोर को पहले ही लग गई और वो उस आदमी का पीछा करते हुए उस दुकान तक पहुंच गया, जहां वो कुछ सामान लेने के लिए पहुंचा था। सामने आए एक वीडियो में आरोपी उसे देखकर एक पेड़ के पीछे छिपता नजर आया और वहीं से उस पर अपनी नजर गड़ाए दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद लड़का मोटरसाइकिल के करीब पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही आदमी दुकान के अंदर गया, वैसे ही आरोपी फटाफट मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगे थैले को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए वो अपने चेहरे को मास्क से ढका दिखाई दिया। चीन के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए भारतीय सेना की तैयारियों से पाकिस्तान डरा हुआ है और उसे एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। यही वजह है कि उसने पीओके में 20 जगहों पर चीन में बने ताकतवर रडार लगाए हैं। साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले टावरों को लगाने का काम भी चल रहा है, ताकि भारतीय सेना की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। खबर है कि चीनी सेना के 2 दर्जन से ज्यादा इंजीनियर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जिनकी तैनाती भी पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में किए जाने की खबर है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज अम्फन तूफान प्रभावितों ने पंचायत ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। 20 मई को आए अम्फन तूफान ने जिले में काफी तबाही मचाई थी, लेकिन इसके बाद भी पीड़ितों को अब तक सरकारी मदद नहीं मिल सकी, जिससे प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुआवजे की मांग करते हुए तूफान प्रभावित लोग पंचायत ऑफिस के बाहर जमा हो गए और वहां हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच कुछ लोगों ने वहां खड़ी एक बाइक गिरा दी, लेकिन उसमें तोड़फोड़ करने से पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। हंगामे से पहले बड़ी संख्या में तूफान प्रभावित लोग पंचायत ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन में शामिल कुछ ही लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने दिखे, जबकि ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत तक नहीं समझी। सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोगों ने मुआवजे के चक्कर में ताक पर रख दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग टीएमसी का झंडा लिए दिखाई दिए। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग पंचायत ऑफिस के गेट को खुलवाने के लिए उसे जोर जोर से हिलाते दिखे, जिन्हें कुछ पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते नजर आए। एक आदमी बांस की मदद से ऑफिस की पहली मंजिल पर चढ़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नीचे उतर आया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एक महिला पंचायत ऑफिस पर पथराव करने की कोशिश करती दिखी, हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। मुआवजे की मांग करते हुए तूफान पीड़ितों ने काफी देर तक वहां हंगामा किया। बाद में किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया।
बिहार विधानसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच बीजेपी के एक विज्ञापन पर सियासी घमासान छिड़ गया। आरजेडी ने इस विज्ञापन को जेडीयू से बीजेपी की बढ़ती दूरी बताने की कोशिश की। इस वीडियो में बीजेपी के साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई गई और कोरोना संकट के दौरान बिहार के लोगों के लिए जो कुछ किया गया उसकी याद दिलाई गई। जो कि बीजेपी के वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं जिक्र था, इसलिए जेडीयू ने इसे सत्ताधारी गठबंधन के बीच श्रेय लेने की होड़ से जोड़ दिया और दावा किया कि दोनों दलों के बीच मनमुटाव है। एनडीए में खटपट है, ये तो इस बात को दर्शाता है और जनता इसमें पिस रही है। आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने उस पर नासमझ होने का तंज कसा और दावा किया कि बिना विचारधारा वाली पार्टी को विज्ञापन की बातें समझ में नहीं आ सकती। ये राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी जो न संगठन की बुनियाद पर है न विचारधारा की बुनियाद पर है। ऐसी पार्टी चीजों को नहीं समझती है। कोरोना संकट के बीच जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी तेज कर दी गई। हालांकि यात्रा कब से शुरू होगी ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन यात्रा के लिए जरूरी तैयारियां तेज हो गईं। कई कर्मचारी साफ सफाई के काम में जुटे नजर आए, जबकि यात्रियों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रा के लिए बनाए गए कैंप में लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए केमिकल का छिड़काव भी किया गया। तैयारियों में जुटे अधिकारियों ने जल्द यात्रा के शुरू होने की उम्मीद जताई। पर जो भी एमएच की हमें गाइडलाइन आएंगी उसके मुताबिक हम लोग ये काम करेंगे। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। कैंप के बाहर पुलिसकर्मी तैनात दिखे, जबकि कई अधिकारी भी पुलिस वालों से हालात के बारे में जानकारियां लेते नजर आए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश में। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा आतंकी हमला कर सकता है और इसके लिए वो पुलवामा हमले की तरह ही एक गाड़ी में विस्फोटक लगाकर हमला करने की साजिश रच रहा है। बताया गया कि पिछले 2 महीनों में सुरक्षा बल पर हुए हमलों की जांच के दौरान आतंकियों के इस प्लान के बारे में पता चला, जिसके बाद इस साल सिर्फ बालटाल के रास्ते होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग आतंकी संगठनों ने कश्मीर में किया है उसका उन्हें फायदा भी मिला है। यही वजह है कि इस बार भी अमरनाथ यात्रा पर उन्होंने इसी तरीके का खौफनाक हमला करने का प्लान बनाया है। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच सरकार ने कोरोना जांच करने वालों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए अब डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद बीएमसी ने कोरोना टेस्ट के नियमों में बदलाव कर दिया। नए नियमों के तहत अब कोई भी आदमी सरकारी या प्राइवेट लैब में जाकर कोरोना जांच करवा सकता है। हालांकि कोरोना जांच के बाद लोगों को रिपोर्ट के बारे में बीएमसी को जानकारी देना जरूरी होगा। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने अदन की खाड़ी में सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत परखी। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने 2 विमान वाहक पोतों को तैनात किया है, जिससे बौखलाए चीन ने हिंद महासागर के पास अदन की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में चीन के 3 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान जंगी जहाज में लगी तोप से गोले दागे गए और मशीन गन से भी फायरिंग की गई। वहां तैनात सैनिक समंदर में तैर रहे टारगेट पर निशाना लगाते नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद सैनिक आमने सामने की लड़ाई का भी अभ्यास करते दिखे। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। 2 जून को कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से हुई मुठभेड़ के मामले में चौबेपुर थाने के सभी 68 स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया। पूरे थाने को लाइन हाजिर करने के आदेश एसएसपी दिनेश कुमार ने दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आरोपी विकास दुबे के पुलिस वालों से साठगांठ के शक में की गई। लाइन हाजिर किए गए स्टाफ में सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल भी शामिल है। डेविड वॉर्नर की मस्ती का एक वीडियो वायरल हो गया। डेविड वॉर्नर का अपनी बेटियों के साथ मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद हरिद्वार में यूपी से लगी अपनी सीमाओं को सील कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बार निर्णय लिया गया कि बॉर्डर पर ही सारे कांवड़ियों को किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, सभी को रोक दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी के एक जवान ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर जरूरतमंद बच्चों को कपड़े और चप्पलें बांटी। बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर घर से दूर यह लड़का कपड़े भी दे रहा है और ये चप्पल भी पहनाने का काम कर रही है। विद्युत जामवाल ने अपना एक वीडियो शेयर कर दर्शकों से सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा देखने की अपील की। I want you all to watch this movie and we should make sure that this is the highest watched movie ever. मध्य प्रदेश के मांडला में राइस मिल से धान की बोरियां चोरी करने के आरोप में ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। मिल के मालिक पर मारपीट का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें राइस मिल के अंदर दो लोग अलग अलग खंभों से बंधे दिखाई दिए और वहां खड़ा एक आदमी उन्हें रस्सियों से ताबड़तोड़ पीटता नजर आया। कितनी चोरी किया? बता, इस दौरान वहां मिल्क में काम करने वाले कई मजदूर खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी मिल के मालिक को मारपीट करने से रोकने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद मार खाने के बाद ट्रक ड्राइवर और उसके साथी ने मिल से धान की बोरियां चोरी करने की बात मान ली और नुकसान की भरपाई करने की भी बात कही, लेकिन इसके बाद भी मिल का मालिक उसके साथ मारपीट करता रहा। जो भी होगा पैसा मैं भर दूंगा, पैसे। बाद में ट्रक ड्राइवर और उसके साथी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर पुलिस तक पहुंची, लेकिन पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ही मामले में कार्रवाई की बात कही। यदि ऐसी कोई सूचना आती है या इस बात की पुष्टि होती है कि ये वीडियो यहाँ का है तो हम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक इस बात की भी पुष्टि नहीं है कि वीडियो मंडला का है अथवा कहीं और का है, और न ही हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आई है अभी तक। बिहार के कटिहार में लोगों से भरी एक नाव महानंदा नदी में पलट गई। हादसे के वक्त नाव पर कई लोग सवार थे, जिन्हें लेकर वो नाव नदी के किनारे पहुंचने ही वाली थी, लेकिन लोगों के वजन से एक और झुकते हुए वो नाव महानंदा नदी में पलट गई। डूब गया नाव डूब गया। इस हादसे में अच्छी बात ये रही कि नाव नदी के किनारे पर पलटी, जहां पानी कम गहरा था, इसलिए ज्यादातर लोग तुरंत पानी से बाहर आ गए। हादसे से पहले जब नाव लोगों को लेकर किनारे की तरफ पहुंची तो वो धीरे धीरे एक और झुकती नजर आई। डूब गया नाव डूब गया। लोगों के अलावा नाव पर एक मोटरसाइकिल और कुछ साइकिलें भी रखी थी, जिनके वजन से वो पलट गई। गाड़ी। नदी के किनारे हुए इस हादसे में इलाके के लोगों की मदद से सभी को बचा लिया गया। सीमा पर चल रहे टकराव के बीच चीन भले ही अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया हो, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने लद्दाख में LAC के पास अत्याधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने अपने ये अत्याधुनिक हथियार ऊंचाई वाली चौकियों पर तैनात किए हैं, जिसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तोप, एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन और हल्के टैंक हैं, जो पहाड़ी इलाकों में युद्ध के दौरान बेहद कारगर होते हैं। तुर्की के सकारिया प्रांत में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से भी ज्यादा जख्मी हो गए। हालांकि यह हादसा हुआ किस वजह से यह साफ नहीं हो पाया, मगर धमाका इतना भयानक था जिसे देखकर कोई भी थर थर कांप उठे। धमाका होने की वजह से फैक्ट्री में रखे पटाखों ने आग पकड़ ली और दिन के उजाले में ही आसमान में आतिशबाजी होती नजर आई। बताया गया कि धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके की आवाज सुनकर फैक्ट्री के पास एक दूसरी इमारत के लोग भी बाहर निकल आए और अपने सामने धुएं का गुबार देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हादसे के एक दूसरे वीडियो में धमाके से हुई तबाही देखकर तो लगा मानो फैक्ट्री पर कोई आतंकी हमला हुआ हो। लगातार फटते पटाखों की वजह से दमकल कर्मी भी जूझते दिखे। उनके लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बताया गया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 200 लोग काम कर रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए 80 से भी ज्यादा एम्बुलेंस भेजी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे और पूजा की। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस नेता और समर्थक मौजूद रहे। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद कमलनाथ उपचुनाव के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए उनके टाइगर वाले बयान पर फिर हमला बोला। असली बात जनता को नहीं कह पा रहे तो टाइगर के गुमराह क्या जनता होगी? जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के महाकाल मंदिर जाने पर तंज कसा। जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को मंदिर और भगवान याद आते हैं।
अगर लगातार भगवान की पूजा करते रहें तो चुनाव के समय याद थोड़ी आएंगे। सीमा पर चीन के पीछे हटने के बाद भारतीय वायुसेना के एक नाइट ऑपरेशन ने सबको चौंका दिया। इस ऑपरेशन के तहत देर रात सीमा से कुछ दूर एक फॉरवर्ड एयरबेस पर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इनमें मिग-29 और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी शामिल रहे, जिसका एक मतलब यह समझा जा रहा है कि भारत इस बार चीन की किसी बात में नहीं आने वाला, जिसके लिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह मुस्तैद है, जिसने सीमा के पास देर रात एक नाइट ऑपरेशन को पूरा किया। इस ऑपरेशन के दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया। अपाचे के अलावा मिग-29 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी फॉरवर्ड एयरबेस से उड़ान भरी। हम जितने वायु योद्धा यहाँ पे हैं, सबका मनोबल बहुत ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा है। नाइट ऑपरेशन की तरह सूरज निकलने के बाद भी फॉरवर्ड एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को गरजते हुए देखा गया। अपनी तैयारी परख रहा है सुखोई 30। इस समय हिंदुस्तान के पास जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। 80 टन वजन के साथ उड़ने की क्षमता रखने वाले C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने भी फॉरवर्ड एयरबेस पर उतरकर अपनी ताकत दिखाई। ग्लोब मास्टर आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में फॉरवर्ड एयरबेस पर यहाँ पर लैंड कर रहा है और 80 टन एक साथ इसमें सामान जा सकता है।